जय हिंद। क्लास 12th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जाम में अब आप लोगों को केस स्टडीज़ क्वेश्चन भी देखने को मिला करती हैं। केस स्टडीज़ की अगर बात करी जाए मैथमेटिक्स में, तो वैसे तो क्वेश्चन आपका किसी भी चैप्टर से बन सकता है, रिलेशन फंक्शन आईटीएफ कहीं से भी केस स्टडी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन बात अगर करी जाए कि सबसे ज़्यादा चांसेस किन चैप्टर से होते हैं केस स्टडी बनने के, तो यहाँ पर देखिए आपका एक चैप्टर आता है मैट्रिक्स, जिसमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन होते हैं। तो उनसे ना आपके रियल लाइफ कई सारी प्रॉब्लम बनाई जा सकती हैं यार, है ना। एक तो क्वेश्चन आपने अपनी बुक में भी देखा हुआ है, जिसमें कि एक डिवेंचर वाला क्वेश्चन है, बॉन्ड वाला क्वेश्चन कि एक बॉन्ड पे इतना इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे पे उतना इंटरेस्ट मिलता है और टोटली इतना इनकम हमें चाहिए, तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए दोनों बॉन्ड में। ठीक है, ऐसी आपका डिटर्मिनेंट से जो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वहां से भी आपकी केस स्टडीज बन सकती हैं। तीसरा अगर बात करी जाए कि आपका जो चैप्टर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां पर मैक्सिमम मिनिमम टॉपिक्स में आपने देखा होगा कि कई सारी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वही आपकी केस स्टडीज में एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। जो आपकी बुक के जो क्वेश्चन है उनसे केस स्टडीज क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम और ऐसी आपका वेक्टर 3D में 3D से लाइंस वाले कॉन्सेप्ट से और ये वेक्टर में भी आपके प्रोजेक्शन वगैरह से आपके कई सारी केस स्टडीज बन सकती हैं यार। इनमें चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, बाकी ऐसा नहीं कि सिर्फ इनसे ही आएगी, बाकी चैप्टर से भी आ सकती है, बट चांसेस इनमें ज़्यादा रहते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस इधर करवाने वाला हूँ बच्चे। देखिए, जो वर्ड प्रॉब्लम्स जो एनसीईआरटी की हैं वो तो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पे करवा रखी हैं, वो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं। कुछ रिकॉर्डिंग लाइव में मैंने करवा रखी हैं, कुछ मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने वन शॉट में भी करा रखे हैं, तो आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन तो उधर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इस बार का जो क्वेश्चन बैंक जो आया है सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है और एक एडिशनल पेपर भी जो आया है, उसमें जो एओडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। साथ साथ जो लास्ट ईयर भी जो कुछ क्वेश्चन थे और कुछ जो एग्जाम में आने की हैसियत रखते हैं वो क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर आपको लाइव करवाने वाला हूँ बच्चे। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बच्चे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि बोर्ड एग्जाम में अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो अच्छे स्कोर करने के लिए टाइम पे सिलेबस खत्म करना भी जरूरी है। सिलेबस खत्म करने के बाद आपको रिवीजन भी करनी चाहिए, बट साथ साथ आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर भी बनाने शुरू करने चाहिए। आपको जो आत्मविश्वास जो बढ़ता है वो तभी बढ़ेगा जब आपके मॉक टेस्ट के थ्रू आपके मार्क्स बढ़ना शुरू होते हैं। देखो, जब आप पहला मॉक टेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको गलतियां आपकी बहुत सारी पता चलेंगी, जिसके थ्रू आपको पता चलेगा कि क्या गलतियां नहीं करनी है। जो स्कोर आपका अभी है, दूसरे मॉक टेस्ट में बेटा आप उन गलतियों को जब नहीं करोगे तो आपका स्कोर बढ़ता है यार, है ना। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो तभी बढ़ेगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे। अब ऐसा आपको सिर्फ मैथ्स में नहीं करना है, ऐसा आपको सभी सब्जेक्ट्स में करना है। तो यहां पर भाई आप मॉक टेस्ट पेपर बनाना शुरू कर सकते हैं एक बार सिलेबस खत्म हो जाए। इधर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल गुरुकुल। ओसवाल गुरुकुल का बच्चे हर साल 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर के नाम से इनका एक सैम्पल पेपर आया करता है, जो कि सीबीएसई आईएससी बोर्ड के लिए आपको देखने को मिलता है यार। इस बार भी साइंस स्ट्रीम के लिए, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए इन्होंने अपने सैम्पल क्वेश्चन पेपर निकाल रखे हैं, जिसके अंतर्गत सिर्फ मैथ्स के नहीं, जो बाकी भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के मॉक टेस्ट पेपर एक ही बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं बच्चे। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये कंटेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इंग्लिश में आपको 6 सॉल्व्ड और 1 अनसॉल्व पेपर देखने को मिल जाएगा। फिजिकल एजुकेशन जिसे हम बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, है ना, एग्जाम से पहले ही पढ़ते हैं, बस 3 पेपर इसमें भी आपको दिखेंगे। कंप्यूटर साइंस में 5, फिजिक्स में भी आपको 8 पेपर देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री में भी 8 पेपर, मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं 8 पेपर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक ही बुक के अंदर 36 सैम्पल पेपर आपको इधर मिलेंगे यार, जो कि नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है, जिनके अंदर आपको केस स्टडीज, एमसीक्यूज के और ये आपके असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन ये सब आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये तो सैम्पल पेपर है। इसके अलावा ओसवाल गुरुकुल का ही एक क्वेश्चन बैंक भी आता है, जिसमें चैप्टर वाइज एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते हैं बच्चे। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही बच्चे मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप डायरेक्टली इस बुक को परचेज भी कर सकते हैं यार। तो चलिए बच्चे, मैं आपको लेके चलना चाहूंगा आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देख सकते हैं। एक स्टेटमेंट हमें गिवन है और एक फंक्शन भी नीचे कुछ दे रखा है, एक रिलेशनशिप। देखिए, जो केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन आपके पास रहते हैं बच्चे, जो कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट भी होगा, साथ में एक इमेज भी होगी, बट वो स्टेटमेंट और इमेज का ना क्वेश्चन से कुछ खास लेना देना नहीं होगा। यानी कि अगर आप उसको ना भी पढ़ो, जो क्वेश्चन पूछा गया है सीधा वहाँ पर पहुँच जाओ तो आपका आंसर निकल जाएगा। बट कुछ क्वेश्चन में उस स्टेटमेंट को पढ़ने की जरूरत होती है ध्यान से यार। ठीक है, फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम भी एक बार पढ़ लेते हैं भाई कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन में कह क्या रहा है भाई,
तो देखिएगा, कहते कि अ मेडिसिनल ड्रग एडमिनिस्ट्रेड इनटू अ ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स सम टाइम टू प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। कह रहा है कि किसी ड्रग को, किसी दवाई को जब आप ह्यूमन बॉडी में डालते हो तो उसका जो इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा उसमें कुछ समय लगता है, कुछ समय के बाद उसका इफेक्ट हमें देखने को मिला करता है। फिर देखो क्या बोला गया, द अमाउंट इन mg, जो ड्रग आपने ह्यूमन बॉडी में डाला है उसकी जो अमाउंट है ऑफ अ सर्टेन मेडिसिनल ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट t hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग टू एन इंडिविजुअल इज गिवन बाय द फंक्शन। कह रही कि जो अमाउंट है ऑफ मेडिसिनल ड्रग जिसे आपने ह्यूमन बॉडी में डाला है उसकी जो क्वांटिटी है वो निर्भर उस क्वांटिटी का जो इफेक्ट है बॉडी पे वो आपको देखने को मिलता है कितने समय के बाद, t hours के बाद। t hours के बाद उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो इस अमाउंट में, इस क्वांटिटी में और उस टाइम में एक रिलेशनशिप हमें गिवन है कि वो क्या है कि ct जो है -t³ प्लस में 4.5 t² प्लस 54t, ये ct इसके इक्वल है। यहाँ पे t क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस ड्रग का इफेक्ट कितने टाइम के बाद दिखेगा, और ct यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे कि कितना mg आपने ड्रग ह्यूमन बॉडी में एडमिनिस्टर किया है। ओके, अब देखिए ना, यहाँ पर आगे एक बात बोलेगी कि जो t की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 10 तक है। शोन बिलो इज द ग्राफ भाई मैंने नहीं लिया यहाँ पर, वो फिलहाल मेरे पास नहीं है। बाकी ये है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, मैं सबसे पहले उसकी तरफ बढ़ लेता हूँ बच्चे। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जरा एक बार उसकी बात करते हैं इधर, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखो क्या बोला गया कि फाइंड द रेट एट विच द अमाउंट ऑफ ड्रग इज चेंजिंग इन द ब्लड स्ट्रीम एट 5 hours आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, नाउ शो योर वर्क। देखिए जो 6.1 है आपकी एनसीईआरटी में, उसमें आपने कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, फाइंड द रेट। रेट जब आपसे पूछता था ना तो आप डेरिवेटिव फाइंड किया करते थे, क्वेश्चन में गिवन होता था तो उसके रिस्पेक्ट में, अदरवाइज टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पर भी क्या बोला, फाइंड द रेट। रेट फाइंड करना है किस चीज का, एट विच अमाउंट ऑफ द ड्रग इज चेंजिंग। जो ड्रग की जो अमाउंट है, अमाउंट को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे सी से, आप सी से अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो समझ जाओ मुझे सी का डेरिवेटिव करना है टी के रिस्पेक्ट में। डेरिवेटिव जब हो जाएगा तो उसमें एक वैल्यू भी पुट करी जाती थी, तो इसने बोला हुआ है कि एट 5 hours आफ्टर दी एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, तो यानी कि समय जो दिया गया है वो दिया गया है 5 घंटे का, टी की जो वैल्यू वो कितना है वो 5 hours है। तो ये पहला पार्ट है भाई, ये हमको फाइंड करना है। अब ऐसा है ना, पहला पार्ट निकालना कोई आई थिंक मुश्किल काम इसमें नहीं है शायद, क्योंकि सिर्फ डेरिवेटिव ही आपको इसमें करना है और डेरिवेटिव करने के बाद उसमें वैल्यू ही आपको पुट करनी है बस। जैसे आप देख सकते हैं सबसे जो पहला पार्ट है सी हमारे पास है, मुझे चाहिए क्या, डी सी अपॉन में डी टी। सी है अमाउंट ऑफ ड्रग, इसमें होने वाला चेंज फाइंड करना है, रेट एट विच द अमाउंट ऑफ ड्रग इज चेंजिंग, डी सी बाई डी टी मुझे फाइंड करना है। तो -t³ का हो जाएगा -3t², 4.5 इंटू t² का डेरिवेटिव होता है 2t, तो ये 9t बन जाएगा, और 54t का डेरिवेटिव 1 होता है, और उसके बाद t की जो वैल्यू है वो हमारे पास 5 है, तो डी बाई डी टी जो हमारा बन जाएगा बेटा डी बाई डी टी, सो -3, 5 का स्क्वायर, 9 इंटू 5 और प्लस में 54, तो 9 पंजे 45 और ये 5 का स्क्वायर 25 और 3 75, -75 प्लस 45 विल बी -30, -30 प्लस 54 विल बी आई थिंक प्लस का 24। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो भाई माफ़ करना मेरे को, ठीक है। सो ये हमारा जो है पहले पार्ट का आंसर इसमें आ चुका है, पहले पार्ट का आंसर इसमें आ चुका है। फिर सेकेंड पार्ट में कह रहा बेटा कि शो दैट द फंक्शन सी टी इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। 3 से लेके 4 तक कह रहा कि 3 से लेके 4 के बीच में हमारा ये जो सी टी फंक्शन है ना, दिस सी टी फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए जिस भी फंक्शन को इंक्रीजिंग प्रूव करना हो उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 दिखा दो, सही बात है, और जिस भी फंक्शन को डिक्रीजिंग करना हो उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 दिखा दो। तो हमें क्या बोला कि जो सी टी है, दिस सी टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सी टी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब सी टी का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा।
ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इसने बोला सी टी इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल 3 to 4। ओके, तो भाई देखो सी टी हमारे पास ये था, हमारे पास सी क्या था, माइनस में टी क्यूब प्लस 4.5 टी स्क्वायर प्लस 54t। हमने इसका डेरिवेटिव भी ऑलरेडी निकाल रखा है, डेरिवेटिव भी हमने ऑलरेडी इसमें निकाल रखा है। दिस इज माइनस 3t स्क्वायर प्लस 9t प्लस में 54। इसमें से अगर आप -3 कॉमन ले लोगे, -3 अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस में 18, और इसकी अगर आप फैक्टर्स करोगे तो 6 और 3 इसके फैक्टर बन जाएंगे, तो t प्लस 3 एंड t माइनस 6। तो t प्लस 3 t माइनस 6 ये इसका देख सकते हैं बच्चे, इसके फैक्टर भी बन गए, फैक्टर भी हमारे बन जाते हैं। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो डी सी बाई डी टी है ये कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, इस डी सी बाई डी टी को आप 0 पुट करते हो, वेवी कर मेथड हम यूज़ करते हैं। तो 0 पुट करोगे तो आपको t की एक वैल्यू मिलेगी -3 और t की एक वैल्यू मिलेगी 6। तो ज़रा सोचिए नंबर लाइन पर बेटा अगर आप -3 एंड 6 को प्लॉट करोगे, वही इंक्रीजिंग देखो इस एक क्वेश्चन में रेट ऑफ चेंज भी आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी आ गया। अब आई थिंक मैक्सिमम मिनिमा भी पूछेगा। अब देखो 6 से आगे कोई भी नंबर 7, 8, 9, 10 को आप इस t की जगह पुट करो और उस t की जगह पुट करो। 6 से बड़ा नंबर लाइक 7, तो 7 प्लस 3 दिस इज 10, 7 माइनस 6 दिस इज 1, बट बाहर माइनस लगा हुआ है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दो टर्म पॉजिटिव है, उसकी मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तो यहाँ आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा। यानी कि जब भी t की वैल्यू 6 से बड़ी लोगे तो मेरा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, है ना। अब -3 और 6 के बीच में कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, लेट्स से 0 ले लेते हैं। तो 0 प्लस 3 0 माइनस 6 दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, और बाहर भी नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा और ऐसे ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा। तो मुझे एक बात बताओ, हमारा जो फंक्शन है dy बाई डी एक्स कह दूँ, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, -3 से 6। -3 से लेकर 6 के बीच में ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। बट इसने इंटरवल दिया क्या है, 3 से 4। तो 3, मेरे को एक बात बताओ, -3 से लेकर 6 के बीच में तुम अगर इंक्रीजिंग हो तो ऑब्वियसली -3 हमें तो क्या दिया 3 से 4, तो 3 से 4 भी तो इसके बीच में ही आते होंगे, तुम इस इंटरवल में भी क्या रहोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही रहोगे। सो हमारा जो C है इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3 से लेके 4। तो इसलिए अगर तुम -3 से 6 के बीच में इंक्रीजिंग हो तो ऑब्वियसली 3 और 4 के बीच में भी तो इंक्रीजिंग ही रहोगे यार। तो ये हमारे इस पार्ट का आंसर यहाँ पर बन जाता है बेटा। तो 2 पार्ट के आंसर हमने किए, बट अब ऐसा है ना, इसमें फिर सेकेंड पार्ट में इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ था, कह रहे कि आप इसको भी कर सकते हो। जरा देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, कहता है कि the amount of the drug in the bloodstream at which the action of the drug is maximum is denoted by C max। कह रहे कि जो C की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं C max के थ्रू, ठीक है। C की मैक्सिमम वैल्यू ऐसे रिप्रेजेंट करी जा रही है, कह रहे कि हाउ लॉन्ग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग इज C max अटेन्ड। कह रहा है कि इस C की मैक्सिमम वैल्यू कितने समय के बाद अटेन होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें कब मिलेगी। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम मैक्सिमम की जब बात आती है तो वहां पर आपका मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, राइट। तो बच्चे ऐसा है ना, हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है बेटा वो ये रहा। तो बच्चे ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको जब आपने 0 पुट किया था तो आपको t की 2 वैल्यू मिली थी, एक -3 और t की एक वैल्यू मिली थी 6, -3 एंड 6। अब मैं अगर सेकेंड डेरिवेटिव करूं बेटा तो आप देखेंगे -3t स्क्वायर का बन जाएगा -6t, 9t का बनेगा 9 एंड 54 का बन जाएगा 0। अब सेकेंड डेरिवेटिव देखो, हमें c की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। सेकेंड डेरिवेटिव जब नेगेटिव आता है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, सेकेंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होता है। अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, इस t की जगह पर क्या पुट करोगे, -3 पुट करोगे या 6 पुट करोगे जिससे कि ये नेगेटिव बन जाए। तो आप बोलेंगे सर अगर हम t की जगह पर 6 रखते हैं, 6
अगर मैं 6 रखता हूँ तो जो सेकेंड डेरिवेटिव है -6 × 6 + 9, सो -36 + 9 -27 विच इज लेस देन 0। तो इसका मतलब क्या है, -27 सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है कि C जो है वो मैक्सिमम है कब, जब तुम t की जगह 6 रखोगे यार, यानी 6 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद C की अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा। -3 को यहाँ पुट करते तो -6 और -3 प्लस का 18 और +9 प्लस का 27, तो इस -3 पे तो फिर हमारा फंक्शन में मिनिमम हो जाना था। वो बात अलग है कि t की वैल्यू -3 आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि t जो है वो 0 से लेकर 10 तक ही कुछ होगा। तो -3 को तो हमने वैसे भी कंसीडर नहीं करना है, उसको तो वैसे भी कंसीडर नहीं किया जाना है यार। तो हमें t की मैक्सिमम वैल्यू, c की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, तो हमें कब मिल रही है, जब t आपका कितना होगा, 6 होगा बेटा। अब इसने पूछा है कि ना शो योर वर्क, लो भाई हमने दिखा दिया। वैलिड रीजन, भैया हमने सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ किया। क्या क्वेश्चन में और भी कुछ पूछ रहा है, देखिए इसमें एक थर्ड पार्ट भी है। देखो ये क्वेश्चन ना, ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको लग रहा होगा बढ़िया, ठीक है। कह रहे कि फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग, पढ़ पा रहे हो ना यार, द फाइंड, हाँ ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम एट द टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज, ये तो यार आसान क्वेश्चन है। इसमें तो देखो क्या है, इसने क्या बोला, फाइंड द अमाउंट ऑफ ड्रग, ड्रग की अमाउंट फाइंड करना, यानी सी फाइंड करना कब, इन द ब्लड स्ट्रीम एट द टाइम व्हेन द इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज मैक्सिमम। हमें कहता है कि देखो इससे पिछले पार्ट में क्या पूछा था कि ये जो सी है, ये जो सी है ये मैक्सिमम कब होगा, ये सी की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। हमने बोला जब t = 6 पुट करोगे तो c मैक्सिमम हो जाएगा, जब t की जगह पर 6 पुट करोगे तो c मैक्सिमम हो जाएगा। फिर इसने पूछा कि c की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, तो भाई एक काम करो, t की जगह 6 पुट कर दो, आपके आंसर में आ जाना है। तो ये काम बेटा आप खुद से करना, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूं। तो बच्चा ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। बढ़ेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन बैंक का, आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आता हूं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ पा रहे हैं आप सभी बच्चे? यस पढ़ पा रहे हैं, ओके। देखिए क्या बोलता है, कह रहा कि 2 metal rod R1 and R2 of the length 16 meter and 12 meter respectively are insulated at both the ends। भाई देखो 2 रॉड हैं, एक रॉड है जिसकी लेंथ है 16 मीटर और एक दूसरी रॉड है जिसकी लेंथ है 12 मीटर रिस्पेक्टिवली, आर इंसुलेटेड एट बोथ द एंड्स। दोनों साइड से इंसुलेशन किया गया है। जैसे आपने सुना होगा साउंड इंसुलेशन, तो भैया दीवारें साउंड इंसुलेटेड है तो यानी कि साउंड प्रूफ हो गया, साउंड आर पार नहीं जा सकता। तो उसी प्रकार से भाई अगर इन 2 रॉड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हीट भी भैया बाहर नहीं निकल सकती। अगर मैं कूलिंग यहाँ पे देता हूँ तो वो कूलिंग भी हमारी बाहर यहाँ से दोनों ही एंड से बाहर नहीं निकल पाएगी यार। तो देखो इसने क्या बोला, एक रॉड 16 मीटर का है, दूसरा रॉड हमारा 12 मीटर का है। तो क्या कहता है कि दे बोथ आर इंसुलेटेड एट बोथ दी एंड, दोनों एंड से हमने इनमें इंसुलेशन कर दिया। ओके ठीक है जी, तो चाहे हीट हो कूलिंग हो कुछ भी वो बाहर नहीं निकलेगी। ओके कह रहे कि इफ रॉड R1 इज बीइंग हीटेड फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट while rod R2 is being cooled from a specific point। कह रहे कि ये जो पहली रॉड है जिसमें हमने दोनों साइड इंसुलेशन कर रखा है, इसके बीच में कहीं कोई पॉइंट हो सकता है, उस पॉइंट से जो कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे होगा, मान लो ये x डिस्टेंस पे है तो वहाँ से 16 - x पे होगा। अच्छा कह रहे कि इस पॉइंट से हम इस रॉड पे हीटिंग देना शुरू कर देते हैं, हीट देना हम लोग शुरू कर रहे हैं यार, ठीक है। तो हीटिंग अगर देंगे भैया तो ठीक है, इस रॉड का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा ऐसी ये जो दूसरी रॉड है, इस दूसरी यहाँ पे तो हम हीटिंग दे रहे हैं, बट ये जो दूसरी रॉड है कह रहे बीच में कहीं पे कोई पॉइंट हो सकता है, कहीं पे मान लो ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस 12 - x है, तो इसमें हम हीटिंग नहीं, इस बार हम कूलिंग दे रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर कम करना है, ठीक है। अब वो किस पॉइंट पे दे रहे हैं भैया वो हमें नहीं बताया गया, बस जो भी पॉइंट है इसके बीच में कहीं पर कोई है, इतना मुझे मालूम है कि इस रॉड में कूलिंग दी जा रही है और इस रॉड में हीटिंग दी जा रही है यार। ओके अब क्या बोलता है कि द टेम्परेचर T इन सेल्सियस विद इन बोथ द रॉड फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द
distance measured from either end. The temperature at particular point along the rod is determined by the equations. देखो एक इक्वेशन दे रखी है T इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स इंटू एक्स, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है T इक्वल्स टू एक्स माइनस 12 इंटू एक्स, T इक्वल्स टू एक्स माइनस 12 इंटू में एक्स। कह रहे कि इसमें अगर हीटिंग दे रहे हैं, इसमें अगर हीटिंग दे रहे हैं तो उस हीट का जो, उससे जो रॉड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इस इक्वेशन से निकलेगा। जैसे अगर मान लो मैं अगर आपसे बोलूं कि रॉड पूरा 16 मीटर का था ना, मान लो ये लेंथ 4 है तो ये 12 हो जाएगी, 4 और 12। अगर ये लेंथ 4 है और वो लेंथ 12 है और यहाँ से हीटिंग देना शुरू करूँ तो इस रॉड का टेम्परेचर कितना जाएगा, तो आप कह देंगे जी x की जगह 4 रख दो, 16 में से 4 के 12 और इंटू 4, 12 इंटू 4 48 डिग्री सेल्सियस चले जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे 5 लेता तो वो 11 हो जाता, तो उस पॉइंट से इस रॉड का जो टेम्परेचर वो 55 जाता। तो अलग अलग पॉइंट पे रॉड का टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट रहेगा यार, ठीक है। एक में हीटिंग देखने को मिलेगी, दूसरे में कूलिंग देखने को मिलेगी। चलिए, तो ये इसने बोला है भाई, क्वेश्चन में अब जैसा बोला गया भाई वैसे हम करते जा रहे हैं। हमें दो इक्वेशन दे दी गई हैं, ये हीट वाले की इक्वेशन है और ये कूलिंग वाले रॉड की इक्वेशन है। अब फाइंड क्या करना है जरा एक बार वो देखते हैं। सबसे जो पहला पार्ट बेटा हमारे पास आता है, और मैं दोनों पार्ट एक साथ ले आता हूं यहाँ पे यार, है ना, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है दोनों, आप देख सकते हैं। कहता है कि पहले पार्ट में फाइंड द रेट ऑफ चेंज, फिर से रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव। किस चीज का डेरिवेटिव? फाइंड द रेट ऑफ चेंज यानी कि डेरिवेटिव करना है किसका? ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का डेरिवेटिव करना है एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड दैट इज बीइंग हीटेड। जिस रॉड में आप हीटिंग दे रहे हो उसमें हीट में होने वाले, टेम्परेचर में होने वाले चेंज को फाइंड करना है। तो लो भाई मैंने dt बाई डी लिख दिया, बट इसने एक बात बोली एट द मिड पॉइंट। एट द मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि हमें x की जगह पे क्या पुट करना है। जो पहली जो रॉड थी उसकी लेंथ 16 मीटर है, तो उसका मिड पॉइंट क्या होगा? 8 मीटर पे होगा। 16 मीटर इसकी टोटल लेंथ है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पर होगा बेटा? 8 मीटर पे होगा। तो मुझे dt बाई डी फाइंड करना है कब? जब x की वैल्यू 8 हो। तो आप जानते हैं बेटा कैसा कुछ इसमें दिक्कत है नहीं। t जो आपको गिवन है, t कितना है हमारे पास? 16 इंटू एक्स माइनस में एक्स स्क्वेयर, 16x माइनस एक्स स्क्वेयर, और dt बाई डी जो हमारा बनेगा 16 माइनस में 2x, और बाद में आप x की जगह इसमें 8 पुट कर दो तो आपका 16 माइनस 16 ये कितना आ जाएगा यार? ये आपका आ जाएगा 0, ये आपको आप देखने को मिलेगा 0। ऐसी सेकंड पार्ट की बात करें, इसमें क्या है? फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द रॉड। रॉड का मिनिमम टेम्परेचर पूछ रहा है, मिनिमम टेम्परेचर अटेन्ड बाय द रॉड दैट इज बीइंग कूल्ड। सेकंड रॉड की बात कर रहा है, कूलिंग वाली रॉड की। तो देखो t क्या है? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 12x। कह रहा है कि इसका जो मिनिमम टेम्परेचर है उसको फाइंड करना है, मिनिमम टेम्परेचर। तो उसके लिए भैया सबसे पहले तो डेरिवेटिव करो, मैक्सिमम मिनिमम की बात आ रही है, 2x माइनस में 12, इसे 0 पुट करो बेटा, तो आपके x की वैल्यू 6 आ जाएगी। मैं सेकेंड डेरिवेटिव करूँगा, सेकेंड डेरिवेटिव, और आप देखेंगे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 12 का डेरिवेटिव 0 होता है, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यानी कि t जो है वो मिनिमम है कब? जब आपका x 6 के इक्वल है, मिड पॉइंट पर, है ना, क्योंकि दूसरे की जो लेंथ थी वो कितनी थी? दूसरे की लेंथ थी 12 थी। तो कहता है कि अगर t अगर मिनिमम होगा तो कब होगा? जब आपका x 6 के इक्वल होगा। इसने बोला फाइंड द मिनिमम टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड करना है। सो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? x की जगह 6 रख लो, 6 माइनस 12 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 6, तो माइनस 36 डिग्री सेल्सियस आपका जो है वो मिनिमम टेम्परेचर सेकेंड रॉड में आ जाएगा यार। तो भाई ये देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बन जाता है। तो बड़ी ही आसान आसान चीज़ें इसमें पूछी गई थी। शुरुआत में वो बात अलग है कि स्टेटमेंट के थ्रू थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश यहाँ पर करी गई थी यार, ठीक है। सो ये भी हमारा होता है बेटा। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखिएगा बच्चे,
क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन द हाइट ऑफ द प्लांट y in centimeter with respect to exposure to the sunlight is governed by the following equation. y equals to 4x minus x square by 2. कह रहे कि जो कोई प्लांट है उसकी जो हाइट है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डेज जो आपने उसको सनलाइट प्रोवाइड करी है, ठीक है। जितने ज़्यादा दिन तक सनलाइट आप उसको प्रोवाइड करोगे उसका इम्पैक्ट उसकी हाइट पे पड़ता है। शुरू में हाइट उसकी इंक्रीज होगी, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर चुका होगा और अब तुम ज़्यादा दिन उसको सनलाइट दोगे तो अब उसकी हाइट ना अब कम होना शुरू हो जाएगी। अब वो बढ़ेगा नहीं, अब वो घटेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि जो x है, दिस x इज द नंबर ऑफ डेज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। x क्या है कि कितने दिन आपने उसे सनलाइट में रखा, और y उसकी हाइट है। हाइट भी किसमें, इन सेंटीमीटर। अगर आप x की जगह 1 रखोगे तो 4 माइनस 1/2 ये आपका 3.5 बन जाएगा। x की जगह 2 रखोगे तो 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2, और ये आपका 6 बन जाएगा। देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है। ऐसी x की जगह अगर आप 4 रख दोगे तो 4 × 4 16, और आप देख सकते हैं 16/2 और 8, ये आपका 8 हो जाएगा। अब मैं 5 रख दूँ तो 4 × 5 20, और 5 का स्क्वायर 25/2 12, तो 12.5 25/2 12.5, और आप देख सकते हैं ये 7.5 हो जाएगा। तो देख सकते हैं हाइट पहले बढ़ रही है, बट फिर एक हाइट जो इसकी एक टाइम के बाद घट भी रही है। तो ये चीज़ बड़ा यहाँ पर बन रही है। तो इसने पूछा क्या है, जरा पहले पार्ट में वो देखते हैं। पहले पार्ट में कहता है कि द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द प्लांट विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट। फिर से रेट की बात आ गई बेटा, फिर से रेट की बात आ गई। रेट किस चीज़ का, रेट ऑफ ग्रोथ वाई है इसकी, वाई यानी कि इसकी हाइट किस रेट से चेंज हो रही है, इसकी हाइट किस रेट से चेंज हो रही है। तो यानी कि मुझे dy/dt फाइंड करना है। कुछ वैल्यूज हमें अलग से तो दे नहीं रखी है, तो बस यही क्वेश्चन मार्क है बेटा। तो dy/dt पहले पार्ट में चाहिए, तो 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये 4 - x हो जाएगा। तो ये आपका पहला पार्ट, ये आपका रेट ऑफ ग्रोथ है भाई, 4 - x। अगर आप इसमें x की कोई वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या बोलते हैं dy/dt का भी एक आंसर नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल इसको हम इतना ही छोड़ देंगे, 4 - x। फिर क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है। देखिए अब यहां पर क्या बोला गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज इट विल टेक फॉर द प्लांट टू ग्रो द मैक्सिमम। कह रहा है कि प्लांट जो हमारा है उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसमें कितने दिन लगेंगे, प्लांट की हाइट को मैक्सिमम होने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई मैं कह दूंगा प्लांट की हाइट अगर आपको मैक्सिमम चाहिए तो जो y था हमारे पास कितना था, 4x - x स्क्वायर बाई 2। मैक्सिमम हाइट चाहिए तो dy/dx आपने ऑलरेडी निकाल रखा है, 4 माइनस में x। इसे आप 0 पुट कीजिए, इस dy/dx को आप 0 पुट कीजिए, तो 4 - x आपका 0 बनेगा, और आपके x की वैल्यू बन जाएगी 4। x की वैल्यू बन जाएगी 4, ठीक है। और इसने बोला कि मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए, तो देखो सेकेंड डेरिवेटिव भी कर लो। सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो 4 का डेरिवेटिव 0 और -x का डेरिवेटिव -1 विच इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 होने का मतलब क्या है, हम क्या बोल देंगे कि जो y है वो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम हो जाएगा। बट कितने दिनों में, इन 4 डेज, 4 दिनों में भाई वो जो प्लांट है उसकी जो हाइट है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये था इसका सेकंड पार्ट। वही अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करी जाए बेटा, थर्ड पार्ट की, तो देखो इसमें कहता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्लांट, प्लांट की मैक्सिमम हाइट क्या है। तो भाई मैं ये तो जानता हूं कि प्लांट की मैक्सिमम हाइट 4 दिनों के बाद होगी। तो एक काम करो, यहाँ पे x की जगह 4 पुट भी कर लो बेटा, 4 × 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2, तो 16 - 8, और आपका आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इस प्लांट की क्या है, मैक्सिमम हाइट है यार, ठीक है बच्चे। सो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन इधर ही बन जाता है यार। बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट की तरफ, देखिएगा अगला। यार ये बड़ा धाकड़ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा बच्चों को परेशान करता है।
देखिएगा जरा, ये भी बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है यार। देखो मैं क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो क्वेश्चन को जरा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। एक ट्रेन की इमेज इन्होंने यहाँ पे दे रखी है और कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या लिखा है? कर की द फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग अ ट्रेन इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। कह रहे कि देखो ट्रेन जो होती है ना, ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन पर जो खर्चा हो रहा है बेटा, खर्चा किस किस चीज़ पे हो रहा है? ट्रेन को चलाने के लिए फ्यूल चाहिए, ईंधन की भी वहाँ पर आवश्यकता है। ट्रेन को चलाने के लिए फिर ड्राइवर चाहिए, फिर वहाँ पे हमारे टिकट चेकर भी होंगे, फिर और भी वहाँ पे मेंटेनेंस स्टाफ होगा। तो ये सब हमारे क्या हैं? खर्चे हैं। अब जब इन खर्चों की हम बात करते हैं ना, तो खर्चे भी दो तरह के हो जाते हैं बेटा। एक फिक्स खर्चा होता है, एक वेरिएबल खर्चा होता है। फिक्स खर्चा ऐसा है जो होना ही होना है। अगर आप कल को कहीं भी कोई फैक्ट्री लगाओगे तो उस फैक्ट्री का रेंट आपको पे करना ही करना है, चाहे भाई आपको पैसा आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो वो तो क्या है? वो फिक्स्ड कॉस्ट है। बट एक कॉस्ट आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है, वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, काम कितना हो रहा है। अगर मैं बोलूँ कि फैक्ट्री में कोई काम ही नहीं हो रहा तो रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही बात है। बट अगर फैक्ट्री में काम हो रहा होगा तो वहाँ पे कच्चे माल की भी आवश्यकता होगी, रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता होगी। तो वो आपका क्या है बेटा? वो एक वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट तो जा ही रहा है, रेंट जा ही रहा है, बट साथ साथ अब आपका एक खर्चा और भी हो रहा है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा। उसी तरह से ट्रेन की भी बात करी जाए, ट्रेन अगर चलेगी तब ही तो फ्यूल पे खर्चा होगा ना। फ्यूल तभी भाई, अगर तुम गाड़ी चलाओगे ही नहीं तो पेट्रोल क्यों यूज, पेट्रोल तो लगेगा ही नहीं। गाड़ी चलाओगे तभी तो पेट्रोल पे खर्चा है, सही बात है। लेकिन उस गाड़ी की जो ईएमआई है वो तो फिक्स है भैया, वो जानी ही जानी है, चाहे तुम गाड़ी को चलाओ या ना चलाओ। ठीक है, ईएमआई तो फिक्स है, वो जाएगी ही जाएगी। लेकिन जब गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल भी जाएगा। तो यहां पर क्या बोला गया? एक ट्रेन है, उस ट्रेन की जो फ्यूल की जो कॉस्ट है, फ्यूल की जो कॉस्ट, और फ्यूल की भी कौन सी कॉस्ट? पर आवर रनिंग कॉस्ट। करे ट्रेन को अगर 1 घंटा चलाना है तो फ्यूल पे कितना खर्चा होता है? करके दैट फ्यूल कॉस्ट इज प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। कह रहा है कि वो समानुपाती है। किसके समानुपाती है? स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। उसकी पर आवर स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है क्या? फ्यूल कॉस्ट। ओके, अब देखिए जी आगे क्या बोलता है कि इफ द फ्यूल कॉस्ट इज ₹48 पर आवर एट द स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर and the fixed charge to run the train amounts to ₹1200 per hour, then and assume the speed of the train as v किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में खुद बोल दिया कि ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है वो स्पीड क्या मानो? ट्रेन की जो स्पीड है उस स्पीड को क्या मानना है बच्चे? ये v ना लिखता तो मैं s लिखने वाला था, बट यहाँ पे v बोला हुआ है तो v किलोमीटर पर आवर। तो अब अगर मैं बात करूं कि बताओ जी जो फ्यूल कॉस्ट है, जो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो क्या है? तो आपसे बोल दिया गया दिस इज प्रोपोर्शनल, समानुपाती है। किसके समानुपाती? प्रोपोर्शनल है किसके? स्क्वायर ऑफ द स्पीड इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। उसकी जो किलोमीटर पर आवर वाली जो स्पीड है ना, उस स्पीड के स्क्वायर के, जो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो प्रोपोर्शनल किसके? वो v स्क्वायर के इक्वल है। फ्यूल की जो कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट दिस इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड। ओके, अब आपको भाई मैं बता दूं, जिससे मालूम है बहुत अच्छी बात है, साइंस वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे। जो कॉमर्स वाले बच्चों देखिए आपने वैसे 9-10 में पढ़ रखा होगा, पर अगर नहीं पता तो बड़ा मैं बता दूं कि जब ये प्रोपोर्शन का साइन हमारा यहाँ से हटता है, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा ये हटता है, तो एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पे लग जाया करती है k, और इनटू में बेटा हमारा क्या आ जाता है? v स्क्वायर आ जाता है। तो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो k v स्क्वायर के इक्वल है, k v स्क्वायर के इक्वल है। ये सिर्फ फ्यूल कॉस्ट की बात हो रही है, अभी फिक्स्ड खर्चे की बात नहीं हुई। फ्यूल कॉस्ट के वी स्क्वायर है। अब इसने क्वेश्चन में एक बात बोली है कि जब हम गाड़ी को 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे, जब वी कितना था 16 किलोमीटर पर आवर, देन उस सिचुएशन में हमारे फ्यूल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी? 48 रुपये पर आवर। तब फ्यूल हमारा जो खर्चा हो रहा था 48 रुपये पर घंटे के हिसाब से फ्यूल पर
खर्चा उस टाइम पे हो रहा था। यानी कि अगर मैं फ्यूल कॉस्ट की जगह पर अगर मैं 48 रख दूं के, और स्पीड की जगह v क्या है, v इज द स्पीड, इस v की जगह पर बेटा अगर मैं 16 रख दूं, 16 रख दूं, तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 48 के बट्टे में 16 इंटू 16 और 16 3 48 और नीचे 16। तो यहाँ से बेटा आप लोगों को k की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आप लोगों को k की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से पर आवर फ्यूल कॉस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ से आपको पर आवर फ्यूल कॉस्ट मिल जाएगी कितना, 3/16, ओ सॉरी 3/16 कह रहा हूँ, k की वैल्यू 3/16 है, फ्यूल कॉस्ट क्या है kv², तो k की जगह पे 3/16 और उसके आगे v²। ये बात ठीक है बच्चों। फ्यूल की कॉस्ट, ये जो इतनी इंफॉर्मेशन इसने हमें दी है उसके जरिए सिर्फ क्या निकला है, पर आवर फ्यूल कॉस्ट निकली 3/16 v², और ये रुपीज में है पर आवर। इतने रुपए लगेंगे पर घंटे के ईंधन पे जो खर्चा हो रहा है, ठीक है। अब इसने आगे एक बात और बोली, एंड द फिक्स्ड चार्जेस टू रन द ट्रेन अमाउंट्स टू रुपीज 1200 रुपए पर आवर। जो पर घंटे के जो फिक्स्ड चार्जेस हैं, फिक्स्ड चार्जेस वो क्या है बेटा, वो 1200 रुपए पर आवर के हैं, 1200 रुपए पर आवर के हैं। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी भाई, देखो फिक्स्ड चार्ज है 1200 और फ्यूल चार्ज है कितना 3/16, 3/16 v², यह है फ्यूल चार्ज, प्लस फ्यूल के अलावा फिक्स्ड खर्चा भी है, ड्राइवर वगैरह जो खर्चे हमारे हैं, मेंटेनेंस वगैरह जो खर्चे हैं वो कितने हैं 1200 रुपये पर घंटा, 1200 रुपये। तो इतने रुपए लगेंगे कब, पर घंटे, पर आवर। टोटल कॉस्ट कितना 3/16 v² प्लस 1200 रुपीज पर आवर। एक घंटे में गाड़ी को, ट्रेन को चलाने के इतने रुपए लगने वाले हैं भाई, ठीक है बच्चे। अब क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया यार, हमने बहुत सारी चीजें हमने कर दी हैं यहाँ पे। पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है इसने, तो कहता है कि इफ द ट्रेन हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, ट्रेन कितना चली, ट्रेन 500 किलोमीटर चल गई, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन इज गिवन बाय द फंक्शन। देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी। अगर ट्रेन 500 किलोमीटर चलेगी तो टोटल कॉस्ट बताओ ट्रेन को चलाने का, 500 किलोमीटर ट्रेन को चलाने पर कितना खर्चा आएगा। अब यहां एक घंटे की कॉस्ट नहीं पूछ रहे तुमसे भाई, तुम अगर ट्यूशन लगाते हो कहीं, होम ट्यूटर, कोई पर्सनल ट्यूटर अगर लेते हो, आप उनसे पूछते हो कि सर पर आपके जो चार्जेस हैं वो क्या हैं, तो टीचर आपको रेट बताएगा कि भैया 600 रुपये पर आवर, 700 रुपये पर आवर, ऐसा कुछ है। आप उनसे पूछते हो कि सर मेरा सिलेबस कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, तो सर कहते हैं जी 40 घंटे में तेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, 40 घंटे में। तो उन्होंने आपको रेट क्या दिया था, अगर 600 रुपीज पर आवर रेट दिया था और उन्होंने कहा कि 40 घंटे में तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको 600 की मल्टीप्लाई 40 से करनी पड़ेगी और उतना उन टीचर को पैसा पे करना पड़ेगा। उसी प्रकार से यहां पे ट्रेन की भी बात हो रही है। ट्रेन जो है पर एक घंटा ट्रेन को चलाने पर इतना खर्चा आता है, एक घंटा ट्रेन को चलाने पर इतना खर्चा आता है, तो 500 किलोमीटर ट्रेन चलाने पर कितना खर्चा आएगा। तो भाई पहले ये पता करो कि 500 किलोमीटर ट्रेन चलाने के लिए टाइम कितना लगेगा। तो बच्चे देखो जरा समझना, आपको डिस्टेंस दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 500 किलोमीटर, स्पीड आपको ऑलरेडी मालूम है v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ टाइम क्या होता है, टाइम 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 क्या होता है भाई, तो आप कह देंगे समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस भाई हमारी कितनी है, डिस्टेंस है 500 और स्पीड हमारी कितना है v। सो इतना किलोमीटर पर इतने आवर्स आपके इधर लगने वाले हैं यार, 500 अपॉन v आवर्स आपके लग जाएंगे भाई। 500 किलोमीटर अगर आप जाना चाहते हो तो ट्रेन को इतने घंटे तक चलाना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। डिस्टेंस 500, स्पीड v, तो टाइम का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस 500 अपॉन में v। अब जरा समझना,
मेरी ट्रेन को चलाने की पर यूनिट की कॉस्ट इतनी है, 1 घंटे की कॉस्ट इतनी है। अगर मैं बोलूं टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन, टोटल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो 1 घंटा चलाने की कॉस्ट क्या है, 3/16 वी स्क्वायर प्लस 1200, ये 1 घंटे की कॉस्ट है। अगर मैं बोलूं बता 2 घंटे की कॉस्ट कितनी होगी, तो आप कह दोगे ×2 कर दो। मैं पूछूं 3 घंटे ट्रेन को चलाना तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, आप बोल दोगे जी ×3 कर दो। x आवर्स तक, x घंटे तक इस ट्रेन को चलाना है तो ×x कर दोगे। कह दो इनटू में टाइम करना पड़ेगा, इनटू में टाइम, क्योंकि ये जो ट्रेन की कॉस्ट है ये पर आवर की कॉस्ट है और ट्रेन को 1 घंटा नहीं चलाना, ट्रेन को इतने घंटे चलाना है। तो लो जी 3/16 वी स्क्वायर प्लस 1200 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 500 अपॉन वी, और जो कॉस्ट है बेटा हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, जो हमारी कॉस्ट है वो क्या आ जाएगी बेटा, कॉस्ट 3 × 500 अपॉन में 16, तो 1500 के बटे में 16 रहेगा, वी स्क्वायर बाई वी तो ये वी बन जाएगा, और 1200 × 500 12 पंजे 60, 1 2 3 4 अपॉन में वी आ जाएगा। और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4 चौक 16, 4 3 12, 4 7 28, 4 पंजे 20, तो 375 कुछ आ रहा है इसमें, 375 के अपॉन में 4 और v प्लस में 6 लाख अपॉन में v, ये है टोटल कॉस्ट। अब ये पर आवर की कॉस्ट नहीं है, ये पर आवर की कॉस्ट नहीं है बेटा, ये टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, ठीक है। और ये टोटल कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है, ये स्पीड पे डिपेंड करती है, स्पीड पे, ठीक है। कब, अगर आप अपनी ट्रेन को 500 किलोमीटर तक चलाना चाहते हो, 500 किलोमीटर अगर आप ट्रेन को चलाना चाहते हो तो टोटल कॉस्ट इस स्पीड v पर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन में 375 के बट्टे में 4v प्लस 6 लाख के बट्टे में v, और 375 के बट्टे में 4v प्लस 6 लाख के बट्टे में v, तो ये कॉस्ट भाई हमारी आ चुकी है। अब इसने पूछा नेक्स्ट पार्ट में हमसे, अब देखो इतना क्वेश्चन अब हमारा बन चुका है, अब एक नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है बेटा, बस यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था इसमें। और ये क्वेश्चन भाई ऐसा है ना, ये CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर का ही क्वेश्चन है लास्ट ईयर, पिछले साल का। तो इसने बोला कि ना व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन। भाई ट्रेन को हम बहुत ही कम खर्चे पे चलाना चाहते हैं, पैसा ज़्यादा नहीं हमारे पास, तो कॉस्ट को हम मिनिमम करना चाहते हैं, कॉस्ट को, इस कॉस्ट को बेटा आप लोग मिनिमम करना चाहते हो। तो 375 के बट्टे में v, 375 बटे 4 v प्लस में 6 लाख के अपॉन में v। तो ट्रेन को अगर आप कम से कम खर्चे पे चलाना चाहते हो तो स्पीड क्या रखी जाए ये जानना है बेटा हमें। तो भाई इसके लिए तो डिफरेंशिएशन लगेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू v dc अपॉन में dv, 375 बटे 4 और v का डेरिवेटिव 1 है, 6 लाख है, और जो अपॉन में v है, आप जानते हैं कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है। तो इस हिसाब से बच्चे यहाँ पर जो 6 लाख अपॉन में v है, तो 6 लाख के साथ कुछ नहीं करूँगा, 1/v का हो जाएगा -1/v², -1/v²। अब इतना हुआ, इसको 0 पुट कर लेंगे, dc अपॉन में dv को 0 रखेंगे, तो आप देखेंगे 375 के बट्टे में 4 रहेगा, ये राइट में जाके 6 लाख हो जाएगा, अपॉन में v² रहेगा, v² लेफ्ट में आएगा, 6 लाख की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 × 4 के बट्टे में 375 रहेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 75 से, ये अगर जाएगा तो 75 × 5, और 75 4 पे तो 300 जाता है, तो ये 8 पे चले जाएगा, और 3 0, और अभी भी आप देख सकते हैं 5 से ये कैंसिल होगा, तो ये 5 से भी इसको कैंसिल करूँगा तो 1600, और इनटू में रहेगा 4, ठीक है। हमें चाहिए v,
तो 1600 इंटू 4 ये 6400 हो जाएगा, और यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। ये v की वैल्यू बेटा हमारे यहाँ से इस तरह से ये निकल पा रही है 80 किलोमीटर पर आवर, और इतना हुआ है। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव आप करेंगे तो आप देख सकते हैं 375/4 पूरा कांस्टेंट है, उसका 0 हो जाएगा, माइनस 6 लाख है, जो 1 में जो वी स्क्वायर है, 1/v स्क्वायर का डेरिवेटिव आप जानते हैं -2/v³ होता है। तो 6 लाख इंटू 2 12 लाख अपॉन में v³ विच इज़ ग्रेटर देन 0। सो कह देंगे जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी। और कॉस्ट मिनिमम कब होगी, जब आप अपनी स्पीड कितनी रखोगे, जब आप अपनी स्पीड को 80 किलोमीटर पर आवर रखोगे। अब देखो स्पीड मिल गई, मिनिमम स्पीड आपको मिल गई 80 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आपसे पूछ ले कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट, तो आपने करना क्या है, उस 80 को आपको यहाँ पुट कर देना है। यहाँ पुट कर दोगे बेटा तो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल मिनिमम कॉस्ट भी आ जाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि फ्यूल की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, फ्यूल की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, तो फ्यूल कॉस्ट बेटा आप देख सकते हैं, वो जो फ्यूल कॉस्ट आपकी है वो कितनी है, फ्यूल कॉस्ट आपकी थी, ये रहा फ्यूल कॉस्ट पर आर की जो फ्यूल कॉस्ट है 3/16 v स्क्वायर। तो आपको v की जगह पे बस यहाँ पे 80 रख देना है, वो भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, जरा देखिएगा। द फ्यूल कॉस्ट फॉर द ट्रेन, ये तो मैंने आपको बता, अच्छा फ्यूल कॉस्ट यानी टोटल फ्यूल कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपको क्या करना है, वो जो 80 निकला उस 80 को यहाँ पुट करना बेटा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये काम भाई आप खुद से करना, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं, द फ्यूल कॉस्ट फॉर द, बस यार यही है, और कुछ नहीं पूछ रहा इसमें, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है बच्चे। मैं आपको लेकर चलूंगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा जरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, और ये क्वेश्चन आपको अभी याद आएगा। इससे अगर आपने एनसीईआरटी अगर कर ली है तो आपको ये क्वेश्चन याद आने वाला है। देखो मैक्सिमा मिनिमा की जो वर्ड प्रॉब्लम्स जितनी भी है बेटा, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, मिसलेनियस सारे क्वेश्चन आपको करने जरूरी हैं। उन्हीं से ही केस स्टडी आपकी कई बार एग्जाम में बन जाती है यार। तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये सीबीएसई का ही क्वेश्चन है बेटा ये भी। तो देखिएगा, कहता है कि मेघा वांट्स टू प्रिपेयर अ हैंडमेड गिफ्ट बॉक्स फॉर हर फ्रेंड्स बर्थडे एट होम। नाउ फॉर मेकिंग द लोअर पार्ट ऑफ द बॉक्स शी टेक्स अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। आपको याद होगा आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन था कि स्क्वायर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, उसके चारों कॉर्नर से हमने एक स्क्वायर कट किया और उसको फोल्ड करके हमने क्या बना दिया, उसे फोल्ड करके हम लोगों ने एक क्यूबॉइड बना दिया। याद आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कार्डबोर्ड की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, वो 20 सेंटीमीटर है। और जो स्क्वायर आप चारों कॉर्नर से कट करते थे एनसीईआरटी में, तो ये x होता था, ये x होता था, ये x होता था, ये x होता था, ये भी x, ये भी x, ये भी x और ये भी x। तो ये जो लंबाई अब बचती थी ये होती थी आपकी 20 - 2x, और ये जो चौड़ाई है ये भी आपकी क्या होती थी 20 - 2x। तो भाई ऐसा है, जो क्यूबॉइड आपका बन के आता था इसकी लंबाई 20 - 2x हो जाती थी, और ये भी आपका 20 - 2x हो जाता था। तो ये क्वेश्चन भाई मैं पूरा नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपके हवाले छोड़ रहा हूँ, ये आप लोग खुद से कर सकते हैं यार, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या, ये x। तो इस तरह से ये आपका ये पूरा क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाता है। तो देखो इसने क्वेश्चन में आगे पूछा क्या, जरा एक बार वो देखते हैं। इसने कहा भाई कि देखिए, कहता है पहले पार्ट में वही, इफ x सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द स्क्वायर कार्डबोर्ड विच इज टू बी कट ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर। देखिए जो हमारा जो कार्डबोर्ड जो था 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर वाला, उसके चारों कॉर्नर से स्क्वायर कट किया। मैंने तो डायरेक्टली यहाँ पे x सेंटीमीटर ले लिया था, बट इसमें क्वेश्चन में भी यही बोला है कि जो कार्डबोर्ड आप ले रहे हो 20 सेंटीमीटर का, 20 बाई 20 का, उसके चारों कॉर्नर से जो स्क्वायर कट करने, स्क्वायर की लेंथ भी x सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो चारों कॉर्नर से जो कार्डबोर्ड हमने चारों तरफ से स्क्वायर कट किए हैं, इन स्क्वायर की जो लेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, वो x होनी चाहिए।
तो अब कहते हैं कि देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, इस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये एक्स है और ये एक्स है, तो टोटल 2x हो गया। इस स्क्वायर की लेंथ और इस स्क्वायर की लेंथ 2x हो जाएगी। क्या मैं कह सकता हूँ कि वो 2x जो है वो 20 से तो कम ही रहेगा, 20 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सोचो, तुम अगर यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर काट दो और वहाँ से भी 10 सेंटीमीटर काट दो तो स्क्वायर बचा ही नहीं, क्योंकि वो पूरी लेंथ ही 20 थी, पूरी कंप्लीट लेंथ ही 20 है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये x और ये x दोनों का जो सम है वो 20 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। यानी कि तुम ऐसा कर सकते हो कि ये 6 सेंटीमीटर हो जाए, ये 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो 6 और 6 12, तो ये हमारा 8 आ जाएगा। ये 7 हो जाए, ये 7 हो जाए, 7 7 14, तो ये 6 हो जाएगा। ये 9 हो जाए, ये 9 हो जाए, तो ये 9 और 9 18, तो ये 2 हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा हम कह रहे हैं कि ये x और ये x है, तो x प्लस एक्स 2x वो 20 से छोटा रहना चाहिए। तो x आपका 10 से छोटा रहना चाहिए, और बाकी x देखो, x 0 से तो बड़ा ही होगा, x 0 नहीं हो सकता। भाई कुछ ना कुछ तो स्क्वायर कट कर रहे हो ना, तो उसकी कुछ तो लेंथ होगी। तो x की जो वैल्यू इसने बोला है कि वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो 0 से 10 के बीच में बेटा हमारा आंसर इसका रहेगा। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या बोलता है, नेक्स्ट पार्ट में भाई ये क्या बोलता है इसमें, जरा देखिएगा आप। देखिए अब कहता है वॉल्यूम ऑफ द ओपन बॉक्स फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग अप द कटिंग कॉर्नर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई मेरे को एक बात बताओ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज़ पता चल गई। तो वॉल्यूम क्या है, 20 माइनस 2x इंटू 20 माइनस 2x इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू में x। तो अब इसमें कुछ है ही नहीं भाई, कौन सा ऑप्शन है, 20 माइनस 2x, 20 माइनस 2x, 20 माइनस 2x इंटू एक्स, ठीक है। तो ये ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाना है। फिर इसने बोला है कि मेघा इज इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम चाहिए, सो दैट वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो कह रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम अगर चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो भैया आप डेरिवेटिव भी तो करना है। क्या ये काम बेटा आप लोग खुद से कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए इसको x के रिस्पेक्ट में dv बाई डी एक्स, सेकेंड एज इट इज, सेकेंड को लिखा डेरिवेटिव फर्स्ट का 2 20 माइनस 2x की पावर में 1, 20 का 0 माइनस 2x का माइनस 2, ठीक है। सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का हुआ, अब फर्स्ट एज इट इज सेकेंड x का 1, बाकी आप देखेंगे 20 माइनस 2x यहाँ भी है, 20 माइनस 2x वहाँ भी है, उसे आप कॉमन ले लो। तो 20 माइनस 2x कॉमन लिया, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4x, वहाँ से आपका बचेगा 20 माइनस 2x, 20 माइनस 2x इंटू 20 माइनस में 6x, और इससे भाई अब हम पुट करेंगे 0, पुट dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो 20 माइनस 2x को 0 रखोगे भाई तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब बचा क्या, 20 माइनस 6x, उसे 0 रखा तो 20 की वैल्यू 6x, और x हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना, 10/3 सेंटीमीटर। तो 10/3 हमारा ऑप्शन में होना चाहिए, 10/3 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसने और कुछ नहीं पूछा, इतना इसमें बोला था। बट अच्छा, अभी मैक्सिमम वॉल्यूम, अभी हमें सेकंड डेरिवेटिव भी करना है, अभी सेकंड डेरिवेटिव भी करना है बेटा, ये काम मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। सेकंड डेरिवेटिव करोगे, x की जगह 10/3 रख देना, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से कर सकते हैं यार, है ना। मेन था कि क्वेश्चन शुरू करना कैसे है। बाकी अब एक बहुत सुंदर क्वेश्चन बेटा आप देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिएगा बच्चे, कहते कि अ टेलीफोन कंपनी इन टाउन हैज़ 500 सब्सक्राइबर्स ऑन इट्स लिस्ट एंड कलेक्ट्स फिक्स्ड चार्ज ऑफ रुपीज़ 300 पर सब्सक्राइबर।
किसी टेलीफोन कंपनी के जो सब्सक्राइबर्स हैं 500 सब्सक्राइबर हैं और हर किसी से हम 300 रुपये लेते हैं, हर एक सब्सक्राइबर से हम 300 रुपये लेते हैं, तो कह दे बेटा 1.5 लाख रुपए का रेवेन्यू इनके पास जनरेट होता है। 500 सब्सक्राइबर हैं जो इनकी टेलीफोन कंपनी सर्विसेज को, इनकी टेलीफोन की जो सर्विसेज हैं वो यूज़ करते हैं और हर किसी से ये 300 रुपये लेते हैं, तो यानी कि इनके पास कुल मिला के 1.5 लाख रुपये तो आ रहे हैं। बट अब क्या बोलता है, द कंपनी प्रपोज्ड टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन एंड इट इज बिलीव्ड दैट एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू द सर्विस। ये भी क्वेश्चन की एक टाइप है बच्चे, जहां पर क्या होता है ना, आपसे बोल देगा कि इतने हमारे यूजर हैं और हर किसी से इतना हम पैसा ले रहे हैं, हम जो पैसा ले रहे हैं ना उसको हम बढ़ाएंगे, तो इसको बढ़ाएंगे तो हमारे यूजर कम हो जाएंगे। बट होता क्या है, शुरू में भले ही यूजर कम हो रहे हो बट रेवेन्यू फिर भी बढ़ता है। कैसे, जरा देखिएगा। अभी 500 सब्सक्राइबर थे, हर किसी से 300 रुपये ले रहे थे, तो 1.5 लाख रुपए हमारे पास आ रहे थे। क्या बोलता है, द कंपनी प्रपोज्ड टू इंक्रीज द एनुअल सब्सक्रिप्शन एंड इट इज बिलीव दैट फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू। फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ वन सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू, यानी कि हर ₹1 की बढ़त पे एक सब्सक्राइबर कम हो जाएगा। यानी कि अगर मान लो मैं किसी से, अगर मैं प्राइस ही 301 रुपये कर दूं सबके लिए, तो अब हमारे पास 500 लोग नहीं बचेंगे, अब हमारे पास 499 लोग बचेंगे, और 499 लोगों से 301 रुपये के हिसाब से बेटा हमारे पास 1,50,199 रुपये का रेवेन्यू हमें जनरेट होगा। अगर मैं 301 को 302 कर दूं, फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹1 सब्सक्राइबर विल डिसकंटिन्यू, तो 499 से ये 498 रुपये हो जाएगा। वहां जितने रुपये बढ़ाऊंगा यहाँ उतने सब्सक्राइबर्स कम हो जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि भाई 498 इंटू 302, और अब जो बेटा 1,50,396 देख सकते हैं, यूजर कम हो रहे हैं हमारे 500, 499, 498, बट उसके बावजूद रेवेन्यू फिर भी इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू फिर भी इंक्रीज हो रहा है। तो भाई काम करते हैं, मैं सब्सक्राइबर सीधा 250 बढ़ा देता हूँ, मैं प्राइस को सीधा 250 बढ़ा देता हूँ। 300 है ना, इस 300 को मैं 550 कर देता हूँ, तो भैया 250 रुपये तुमने यहाँ से बढ़ा दिए, तो यहाँ से भी 250 लोग कम हो जाएंगे। तो अब आप देखिए 250 इंटू 550, और ये आपका 1,37,500। इसका मतलब क्या बेटा, इसका मतलब क्या बच्चे, कि जैसे जैसे आप प्राइस को बढ़ा रहे थे, शुरू में सब्सक्राइबर कम हो रहे थे बट उससे रेवेन्यू तो हमारा इंक्रीज हो रहा था। शुरू में जैसे जैसे आप प्राइस बढ़ा रहे थे तो हमारा रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहा था, बट एक प्राइस लेवल ऐसा आया होगा जब रेवेन्यू इंक्रीज होना रुक गया होगा, और जैसी प्राइस और बढ़ा तो तब उसने डिक्रीज होना शुरू कर दिया होगा। तो रेवेन्यू का एक मैक्सिमम लेवल हम लोगों ने कहीं ना कहीं तो अचीव किया है। वो कहाँ पर अचीव किया है, मैं अपने प्राइस को किस हद तक बढ़ाऊं, कितने लेवल तक बढ़ा दूं जिससे कि मेरा रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाए, मुझे ये चीज़ बेटा यहाँ पर जाननी है। तो इसको फाइंड करने का तरीका बेटा आप जरा यहाँ पे समझेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहले ना एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि हम अगर X रुपये बढ़ाएं, लेट ₹X इज इंक्रीज्ड, ठीक है जी, हमने प्राइस कितना इंक्रीज किया, लेट ₹X इज इंक्रीज्ड, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, पहले 300 रुपये था, अब 300 प्लस X पर सब्सक्राइबर। अब हमारे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ यूजर्स हमारे कितने होंगे, तो पहले 500 लोग थे बट अब 500 नहीं रहेंगे, 500 में से X लोग कम हो जाएंगे। अगर मैं पूछूं कि हमारा रेवेन्यू कितना आएगा, रेवेन्यू, तो भैया 500 माइनस में X, इतने लोग हैं और हर बंदा इतना पे कर रहा है, तो ये हमारा न्यू रेवेन्यू होगा। और इसने पूछा क्या है पहले पार्ट में, इफ एनुअल सब्सक्रिप्शन इज इंक्रीज्ड बाय ₹X रुपये ही अगर हम इंक्रीज करते हैं, देन टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी विल बी, टोटल रेवेन्यू कितना होगा, तो भाई आप यहाँ पे कह देंगे कि रेवेन्यू जो हमारा होगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें यार, -X इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 300X और प्लस का 500X, 500 माइनस 300, 500 माइनस 300 प्लस का 200X, और प्लस में 5 3 15, 1 2 3 4, 1.5 लाख रुपए, तो -X² प्लस 200X प्लस में 1.5 लाख, ये पहला ही ऑप्शन आ जाएगा बेटा इसका, -X² प्लस 200X प्लस में 1,50,000, तो ये हमारा रेवेन्यू है भाई,
ठीक है। अब इसमें ना रेवेन्यू वाले जो क्वेश्चन होंगे ना, वहाँ पे उसको मैक्सिमाइज करना होगा। तो मैक्सिमाइज करना बड़ा सिंपल है बच्चे, देखो इसने पूछा भी वही होगा नेक्स्ट पार्ट में, हाउ मच फी द कंपनी शुड इंक्रीज टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। तो ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बस अब डेरिवेटिव इसमें करना है। पहला डेरिवेटिव करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, 200x का 200 और उसका 0, और जब आप इसे 0 पुट करोगे, dr बाई डी एक्स को 0 पुट करोगे तो माइनस 2x आपका माइनस 200 के इक्वल आ जाएगा, और आपके x की वैल्यू 100 आ जाएगी, और x की वैल्यू 100 आ गई। तो इसने पूछा गया था कि प्राइस को कितना इंक्रीज़ करोगे, तो भाई मैं 100 रुपये इंक्रीज़ कर दूंगा। यानी कि पहले जो मैं तुमसे 300 रुपये ले रहा था, अब 300 नहीं, अब मैं तुमसे 400 रुपये लूँगा। भैया मैं 100 रुपये अपने प्राइस को इंक्रीज़ करने वाला हूँ, मैं अपने प्राइस को 100 रुपये इंक्रीज़ करने वाला हूँ। सेकेंड डेरिवेटिव भी करके देख लो बेटा, सेकेंड डेरिवेटिव भी करके देख लो, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा, विच इज़ लेस देन 0। सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम है, रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम है। कब? जब आप x की वैल्यू 100 लोगे। अच्छा, x की वैल्यू 100 है, यानी कि नया प्राइस 400 रुपये होगा, और नए नंबर ऑफ यूजर भी हमारे 400 होंगे, और व्हाट विल बी द मैक्सिमम रेवेन्यू, तो 400 इंटू 400, 1,60,000 रुपये हमारा मैक्सिमम रेवेन्यू यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। सो बच्चे ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग समझ पाए होंगे। एक क्वेश्चन बच्चे मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को देखिए जरा। द गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट फार्मर कैन गेट 300 रुपये पर क्विंटल फॉर देयर अनियन ऑन 1 जुलाई, एंड आफ्टर दैट द प्राइस विल बी ड्रॉप्ड बाय ₹3 पर क्विंटल पर एक्स्ट्रा डे। ठीक है। नाउ श्याम्स फादर हैज 80 क्विंटल ऑफ अनियन इन द फील्ड ऑन 1 जुलाई, एंड ही एस्टिमेट दैट क्रॉप इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 क्विंटल पर डे। भाई देखो क्या बोला गया है, सरकार ने कहा कि आप जो भी फसलें उगाते हो, आप सीधा अपनी फसलों को हमें बेच दो, हम तुम्हें बढ़िया पैसा देंगे। अगर तुमसे कोई नहीं खरीद रहा तो हमें बेच दो, हम तुम्हें सही पैसा दे देंगे। ठीक है। तो सरकार ने कहा है कि भैया एक काम करो, ज़्यादा देर मत करना, 1 जुलाई को आओ और एक बार आओ, 1 जुलाई को आ जाओ हमारे पास, और एक बार में सारा सामान लेके आओ। बार बार नहीं एंटरटेन करेंगे हम तुम्हें कि अब आज भी आ रहे हो, कल भी आ रहे हो, परसों भी आ रहे हो। एक बार में सारा जो भी तुम्हारा स्टॉक है वो सब लेकर आ जाओ, हम तुमसे तुम्हारे जो प्याज है वो खरीद लेंगे। ठीक है जी। और 300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। खूब पैसा, बढ़िया पैसा दे रहे हैं तुमको, सरकार कह रही है। ठीक है। तो लेकिन तुमने अगर 1 जुलाई के बाद अगर तुम लोग आए तो भैया ऐसा है ना, 300 रुपये नहीं मिलेंगे। कह दिया सरकार ने क्या कि आफ्टर दैट द प्राइस विल बी ड्रॉप्ड बाय ₹3 पर क्विंटल पर एक्स्ट्रा डे। कह रहे हर रोज 3-3 रुपये प्राइस कम होता रहेगा। यानी कि तुम अगर 1 जुलाई को आ जाओ, 1 जुलाई को ही अगर तुम आ जाओ तो हम तुम्हें 300 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से पे कर देंगे। लेकिन तुम अगर 2 जुलाई को आए तो 300 रुपये नहीं देंगे, पर क्विंटल का हम तुम्हें 297 पे करेंगे, और लेट किया तो 294 पे करेंगे, और लेट किया तो 291, मतलब 3-3 रुपये हम कम करते रहेंगे। अब जो श्याम के जो पिताजी हैं उनके साथ समस्या क्या है कि भाई 1 जुलाई को इनके पास 80 क्विंटल प्याज है, 80 क्विंटल प्याज। 80 क्विंटल प्याज का मतलब क्या है कि 300 के हिसाब से इनको 24,000 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि भैया इनकी जमीन में जो प्याज है वो बढ़ रहा है हर रोज। ही एस्टिमेट दैट इज क्रॉप इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 क्विंटल पर डे। पर डे उसकी जो प्याज की जो फसल जो है वो 1 क्विंटल बढ़ जाती है। यानी कि अगले दिन अब वो 80 नहीं रहेगा, 81 रहेगा। बट वो बात अलग है कि अब उसको प्राइस 300 नहीं मिलेगा, 297 मिलेगा। तो 81 इंटू 297, तो यानी कि अब उसको 24,057 रुपये मिलेंगे। भले ही कम प्राइस मिल रहा हो, बट क्वांटिटी बढ़ने की वजह से उसका रेवेन्यू फिर भी ज़्यादा आ रहा है। ठीक है। तो शुरू में तो रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। आज 81 क्विंटल है, कल 82 क्विंटल, परसों 83 क्विंटल, बट ये प्राइस भी घटता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब श्याम के पिताजी का रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाएगा, अब वो और ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, तब वो अपनी फसल को बेच देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि श्याम के पिताजी को कितना वेट करना चाहिए। बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन कहता है कि इफ एक्स इज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1 जुलाई, जिसमें कि श्याम के पिताजी ने वेट किया, देन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ द अनियन। तो प्राइस और क्वांटिटी कितनी होगी, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं। और देन रेवेन्यू हमारा कितना होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है, रेवेन्यू कितना होगा। और फाइंड द नंबर ऑफ डेज आफ्टर 1 जुलाई व्हेन श्याम फादर हैज टू वेट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू, एंड व्हाट इज देयर मैक्सिमम रेवेन्यू। ये सब कुछ बेटा हमारे सामने क्वेश्चन है, ये मैं हटा देता हूँ।
ये आप लोगों के लिए भाई होमवर्क है। बाकी आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताना। ऐसे ही अगर और वीडियोस चाहिए भाई तो वो भी कमेंट करना, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी लगाओ कमेंट कर देना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं बेटा आप लोगों से, बाय बाय।